हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज क्लास 9, जिसमें हम विभिन्न पीवाईक्यूज जो हैं सामान्य हिंदी के सॉल्व कर रहे हैं और व्याकरण को समझ रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि नितिन ने मुकदमा दायर किया है, वाक्य के रेखांकित अंश को सर्वोत्तम विकल्प से प्रतिस्थापित करें। तो सबसे पहले सर्वोत्तम का क्या अर्थ होता है? सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम, यानी कि सबसे अच्छा। विकल्प मतलब ऑप्शन, और प्रतिस्थापित करें मतलब बदले, यानी कि जो हमारे इस रेखांकित अंश यानी कि मुकदमा दायर के लिए आ सकता हो। तो यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है प्रतिवादी, दूसरा अपराधी, तीसरा है हमारे पास अभियुक्त, और चौथा है वादी। तो इन चारों शब्दों के जब हमें अर्थ आते होंगे तो जो है हमें सही विकल्प चुनने में आसानी होगी। तो सबसे पहला हमारे पास जो विकल्प है वो है प्रतिवादी। प्रतिवादी का अर्थ होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में डिफेंडेंट। ठीक है, कौन कहते हैं? डिफेंडेंट। इसका विपरीत ही क्या है? वादी है। वादी कौन होता है? जो क्या करता है? किसी के खिलाफ जो है मुकदमा दायर करता है। ठीक है, किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करे। ठीक है, अब यहाँ से खैर हमें उत्तर तो मिल ही गया, क्योंकि ये इसका जो है विपरीत है। जहां पर भी दूसरी बात ये ध्यान रखो, जब भी हमें कोई शब्द दिखे, जैसे वादी लिखा है, ठीक है, तो इसका विपरीत प्रतिवादी ही होगा, क्योंकि प्रति जो है रिवर्स को दर्शाता है, रिवर्स ऑर्डर को दर्शाता है हमेशा। जैसे छाया का क्या होता है? प्रति छाया होता है, विपरीत। ठीक है, जैसे हमारा क्रिया का विपरीत क्या होता है? प्रतिक्रिया, यानी कि रिवर्स एक्शन में क्या हम उपसर्ग लगाते हैं? प्रति उपसर्ग लगाते हैं। तो ये ध्यान रखें। तो वादी का रिवर्स क्या होगा? प्रतिवादी। वादी जिसने मुकदमा दायर किया हो, डिफेंडेंट जो उस मुकदमे के खिलाफ जो है अपना जो है पक्ष रखे। अपराधी कौन होता है? जिसने कोई अपराध किया हो। अभियुक्त कौन होता है? अभियुक्त और प्रतिवादी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि सही विकल्प हमारा कौन सा है? वादी है, क्योंकि मुकदमा दायर करने वाले को ही हम क्या बोलते हैं? वादी। तो नितिन क्या है? मुकदमा दायर किया है, यानी कि नितिन जो है एक वादी है। अगला प्रश्न है हमारे पास, उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दिनों दिन प्रदूषण की समस्या डैश होती जा रही है। यहाँ पर चार विकल्प हमें दिए गए हैं। सबसे पहले का अर्थ हमें क्या पता है? संहारक। संहारक कौन होता है हमारा? जो क्या करे? किसी का नाश कर दे। कोई जो चीज जो है परेशान कर रही है उसका नाश कर दे। ये अधिकतर हम पुराने देवताओं के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे आज आज के समय में शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करो। जैसे आज के समय में मैं बोलूं कि जो है जब कोई किसी को मार देता है तो वो क्या कहलाता है? हत्या कहलाती है ना। लेकिन जब देवता इत्यादि जब किसी को मारते थे तो वो क्या कहलाता था? संहार कहलाता था। तो ये तो आज के समय में कानून के अनुसार क्या है? पाप है। लेकिन उस समय ये पाप नहीं हुआ करता था। तो देवताओं को ही अधिकतर संहारक कहा जाता था। आज के समय में हम किसको संहारक बोल सकते हैं? उच्च अर्थों में बोल सकते हैं, आदर्श अर्थों में बोल सकते हैं। त्रस्त का अर्थ होता है पीड़ित होना। जो किसी समस्या से त्रस्त हो, किसी समस्या में डूबा हुआ है, वो क्या कहलाता है? पीड़ित कहलाता है। विकराल का अर्थ होता है भयानक, भयावह। ठीक है, जिसको देख करके डर लगे। और विलक्षण का क्या अर्थ होता है मेरा हमारा? कि अनोखा, जो जो पहले ना हुआ हो। ठीक है, विलक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा, अगर हमें इनके अर्थ आते हैं तो हमें कौन सा विकल्प सही लग रहा है? यहाँ पर दिनों दिन प्रदूषण की समस्या संहारक होती जा रही है, बिल्कुल गलत। त्रस्त होती जा रही है, नहीं। लोग लोग प्रदूषण की समस्या से त्रस्त हैं, तब तो ये ठीक है। ठीक है, लेकिन दिनों दिन प्रदूषण की समस्या क्या होती जा रही है? विकराल होती जा रही है, भयावनी होती जा रही है, क्योंकि हम इस समस्या से उभर नहीं पा रहे हैं। अगला है हमारा, रावण का दर्प चूर हो गया। वाक्य में रेखांकित शब्द को किस विकल्प से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या था? अपने घमंड में, अपने मद में चूर था, है ना। तो यहाँ पर जो है अज्ञानी तो नहीं था वो,
ठीक है। अज्ञानी किस अर्थ में कह सकते हैं कि उसे राम की शक्तियों का ज्ञान नहीं था। ठीक है। पाप पाप चूर हो गया, पाप तो चूर हो नहीं सकता, अत्याचार चूर हो गया, ये भी यहाँ पर सही नहीं है। तो दर्प का पर्यायवाची क्या होता है? घमंड या मद या फिर अहंकार। ठीक है। या फिर जो है हमारा क्या हो सकता है? अभिमान। अभिमान कई बार जो है पॉजिटिव वे में लिया जाता है। ठीक है। अगला है हमारा यहाँ पर, उपयुक्त क्रिया का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सूरदास ने सूर रत्नावली की डैश की, क्या की? निर्मिति की, का प्रतिपादन किया, की रचना की, या का निर्माण किया। तो यहाँ पर ध्यान दें कि निर्मिति जो है एक भाववाचक संज्ञा है। निर्मिति क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, जिसे बनाने का भाव कहते हैं। ठीक है। उसी के कहते हैं बनाने का भाव। तो ये सेंटेंस ही ठीक नहीं है। निर्मिति अपने आप होती है। ठीक है। उस वो की नहीं जाती, उसे कोई कर नहीं सकता। ठीक है। दूसरा है प्रतिपादन। प्रतिपादन का अर्थ क्या होता है? किसी बात को प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना। प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना तो क्या होता है? प्रतिपादन करना। यानी कि जैसे साइंटिस्ट हैं, किसी जो है नियम का प्रतिपादन करते हैं, तो क्या देना पड़ता है? उन्हें सबूत देना पड़ता है। ठीक है। अब बचे रचना और निर्माण, जो एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है। क्या अंतर है दोनों में? रचना हम कहते हैं किसी को कलात्मक ढंग से जो है बनाना। ठीक है। कलात्मक ढंग से बनाना, वो क्या कहलाता है? रचना करना। लेकिन निर्माण का क्या अर्थ होता है? कोई संरचना करना। संरचना मतलब बिल्डिंग बनाना। ठीक है। हम किसी चीज को बना रहे हैं तो वो निर्माण होता है। तो सूर रत्नावली जो एक काव्य रचना है, तो वो उसको क्या होगा? कवि की क्या दिखती हैं? कलाएं दिखती हैं उसके काव्य में। तो यहाँ पर क्या सही विकल्प होगा? की रचना करना या की। अगला है वाक्य विन्यास की दृष्टि से जो है हमें सही जो है वाक्य चुनना है। तो मैं आपको पिछली कई क्लासेस में बता चुकी हूँ। सबसे पहले तो एंड में हमें वाक्य के अंत में क्रिया देखनी है। तो यहाँ पर दो विकल्पों में मुझे क्रिया दिखाई दे रही है, एक तो ये, दूसरे में और चौथे में। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें देखना है सही विकल्प कौन सा है। आप एक रोचक और गूढ़ अर्थ वाली पुस्तक आप मेरे लिए लेते आना। अगला है, आप मेरे लिए एक रोचक और गूढ़ अर्थ वाली पुस्तक लेते आना। तो सुनने में या वाक्य विन्यास की दृष्टि से कौन सा विकल्प ठीक है? हमारा चौथा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छंद का अंग नहीं है? तो छंद जो है हमारे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, या जो है कह सकते हैं काव्य से संबंधित जो है हमारा ज्ञान होता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? छंदों में वर्ण होते हैं। ठीक है। वर्णों के बारे में बात की जाती है। छंदों में यति के बारे में बात की जाती है ना। छंदों में जो है हमारी गति की बात की जाती है। गति मतलब जैसे पढ़ने का प्रभाव कह सकते हैं। छंदों में तुक की बात की जाती है, लेकिन गुण की बात नहीं की जाती। ठीक है। गण की बात की जाती है। जो है वर्णों का व्यवस्थित जो एक समूह होता है उसे गण कह दिया जाता है। लेकिन गुणों की बात जो है छंदों में नहीं की जाती है। अगला है, हमें जो है एक छोटा सा हिस्सा वाक्य का दिया गया है, शुरुआत कर दी गई है। बाकी इन चारों हिस्सों से एक व्यवस्थित क्रम वाला जो है वाक्य निर्धारित करना है। तो भाग्य भी के भरोसे सोया रहता है बैठे रहने पर। तो क्या होगा? भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भाग्य भी सोया रहता है। यानी कि भाग्य के भरोसे बैठे रहने पर भाग्य भी सोया रहता है। तो यहाँ पर कैसे है कि सबसे पहले है हमारा ख भाग, खा देख लिया हमने। उसके बाद है हमारा घ। ठीक है। उसके बाद है हमारा क, और उसके बाद है, सॉरी ये वाला होगा ग और क। ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक। अगला है, उपयुक्त शब्द का चयन करके लोकोक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो आम के आम डैश के दाम, ये पूर्ण विराम होगा, दामा नहीं है, दाम। तो क्या होगा? आम के आम टोकरी के दाम, आम के आम छिलके के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। ये हमारा क्या है? एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ क्या होता है? दोहरा लाभ, कि आम भी काम में आए और गुठलियां भी काम में लाई गई। तो क्या होता है इसका अर्थ? दोहरा लाभ। अगला है, उपयुक्त शब्द का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। गांधी जी ने सभी को चरखा डैश सिखाया। तो यहाँ पर हमें बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। किस कारण से? देखो, हम जब सूत की बात करें तो सूत का अर्थ होता है धागा।
धागे को क्या किया जाता है, काता जाता है। ये किसकी क्रिया है, सूत कातना, यानी कि धागा बनाना। ठीक है, लेकिन चरखा क्या है, चरखा थोड़ी ना काता जाता है। कई जो है इसमें क्या लिख देते हैं, चरखा काटना सिखाया। चरखा नहीं काटते हम, क्या काटते हैं, सूत काटते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, चरखा चलाना सिखाया। ठीक है, चरखे को हम चलाते हैं। अगला है उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कवियों ने अपने काव्य पाठ से डैश बांध दिया। वातावरण तो हमारे आसपास चारों ओर का वातावरण, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि मौसम बताने के लिए, धुआं, प्रदूषण इत्यादि बताने के लिए। ठीक है, इसके बाद है समा बांध दिया। एक स्लैंग है जिसे आप कह सकते हैं कि हम कई ऐसे शब्दांश वाक्यांश इस्तेमाल करते हैं जिनका हम एक विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे माहौल के साथ क्या होता है, माहौल बना देना। ठीक है, और समा के साथ क्या होता है, समा बांध देना। ये फ्रेजेस हमें याद होने चाहिए। अगला है हमारे पास छंद और वर्ण की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें छंदों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप इनसे याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कि देव घनाक्षरी छंद में 33 वर्ण होते हैं, बिल्कुल ठीक है। घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, रूप घनाक्षरी में भी 31 वर्ण होते हैं। लेकिन जो हमारा सवैया छंद होता है, इसमें जो है लगभग 20 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, 20 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर क्या है, हमें दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न रूपों की जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कवि कि जो है विभावरी यानी कि रात जो है बीत चुकी है। ठीक है, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, जो उषा है वो क्या कर रही है, तारों को पनघट में डुबो रही है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया जा रहा है, तुलना की जा रही है विभिन्न जो है तत्वों की। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन करें। तो हम फिर से देखेंगे कि अंत में क्या हो, क्रियाओं कौन से विकल्पों में दिखाई दे रही है, पहले और तीसरे में। राम का भाई राजेश उस समाचार पत्र के लिए पत्र नहीं लिखेगा। उस समाचार पत्र के लिए पत्र रमा का भाई राजेश नहीं लिखेगा। तो क्या हमें दिख रहा है, कौन सा जो है वाक्य ठीक है, पहला जो है बिल्कुल व्यवस्थित जो है हमारा वाक्य है। तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला है, लौट कर आए हुए का अपमान नहीं करते, वाक्य के रेखांकित अंश को सर्वोत्तम विकल्प से प्रतिस्थापित करें। यहाँ पर जो है हमें फिर से देखना है। देखो यहाँ पर क्या लगा है, प्रति जमा आगत, जिसका क्या बनता है शब्द, प्रत्यागत। यण संधि लगती है तो प्रत्यागत बन जाता है। ये किसका विलोम होगा, अभी बताया आपको, प्रति उपसर्ग लगने से विलोम बन जाता है किसका, आगत का। इसी का बनेगा आगत का, आगत। और जो लौट कर आए, प्रत्यागत। अनागत क्या होता है, जो आया ही ना हो। ठीक है, जो आया ही ना हो। अच्छा, विगत क्या होता है, विगत का अर्थ होता है बीता हुआ। इसका अर्थ हम किस में करते हैं, समय के लिए करते हैं, कि जो समय बीत चुका हो। ठीक है, आगत का अर्थ है आना, लेकिन हमें क्या है, लौट कर आए हुए, तो वो क्या होता है, प्रत्यागत। जो आया और फिर लौट कर आया के लिए क्या होगा, प्रत्यागत। अगला है हमारे पास जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, पढ़ते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि जब हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोक सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है, ये यशपाल जी की रचना है, कहानी है दुख का अधिकार, वहां से लिया गया। और ये कहानी जो है आपकी कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी पुस्तक में है।
ठीक, संचयन में। तो यहाँ पर जो है पोशाक के बारे में बताया गया है कि मनुष्य अगर गंदी पोशाक में जाए, पैसे हो तो दरबान उसके लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। अच्छी पोशाक में जाए, जेब में पैसे ना हो तो क्या होगा, दरबान दरवाजा खोल देगा, क्योंकि पोशाक क्या करती है फिर, इसलिए मनुष्य को श्रेणियों में बांट देती है। तो पहला जो हमारा जो है प्रश्न है कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें किस में बांट देती हैं। तो मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों यानी कि वर्गों में बांट देती हैं, ऊंचा नीचा इत्यादि दर्शाती हैं। अगला है, पोशाक समाज में मनुष्य का क्या निश्चित करती है। तो अधिकार और दर्जा दर्जा निश्चित करती हैं। ठीक, अच्छी पोशाक वाले को अधिकार मिलते हैं, बुरी पोशाक वाले को अधिकार नहीं मिलते। अगला है, कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर कौन गिरने नहीं देता। तो वायु की लहरें एकदम से कटी हुई पतंग को नीचे नहीं गिरने देती है, यानी कि लहराते हुए पतंग नीचे आती है। ठीक है, तो यह ऐसे नहीं गिरती, पतंग कटी और सीधा नीचे गिर गई, ये नहीं होता। पतंग कैसे आती है, लहराते हुए नीचे आती है। तो ये मनुष्य के भावों से इसकी तुलना की गई है कि मनुष्य के भाव एकदम नीचे नहीं आ जाते किसी से मिलने के लिए। मनुष्य के भाव जो है हवा में डोलते हैं कि हम किसी की मदद करें ना करें, ऐसी सोच जो है मनुष्य के मन में उधेड़ बुन जो है बनाती रहती है। अगला है, गद्यांश में मुख्यतः किसका वर्णन किया गया है। तो गद्यांश में मनुष्य के अधिकार का वर्णन किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसका कहानी का नाम ही क्या है, दुख का अधिकार है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर देखें कि गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है, तो हम मनुष्य की पोशाक जो है हमें बोर्ड ने सही उत्तर दिया है गद्यांश के अनुसार। लेकिन अगर हम पाठ को मूल भाव से देखें तो वो क्या है, हमारा मनुष्य का अधिकार। अगला प्रश्न है हमारे पास, पोशाक बंधन और अड़चन कब बन जाती है, जब हम निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। यदि कोई अमीर व्यक्ति जब निचली श्रेणी के लोगों के अनुभव को समझना चाहता है तो उसकी पोशाक बीच में आड़े आ जाती है। वो ये सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए वो नीचे झुकने से पहले परहेज करता है। अगला है यहाँ पर प्रश्न 15वां कि अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुकी परत जेही चितवत एक बार, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपको बता दूं, ये रसलीन की पंक्तियां हैं, रीतिकालीन रसलीन की पंक्तियां हैं। कई बार टीजीटी हिंदी में ये पंक्तियां पूछी गई कि ये पंक्तियां किसकी हैं। जो सामान्य हिंदी की जो है तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अदर टीजीटी सब्जेक्ट से हैं, उन्हें यहाँ पर अलंकार बताया गया। तो यहाँ पर दो अलंकार हमें देखने को मिलते हैं, एक तो यमक हमें देखने को मिलता है और दूसरा यहाँ पर यथासंख्य अलंकार देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, पहले अमीय के बारे में बात की, यानी कि अमृत के बारे में बात की, विष के बारे में बात की, मद यानी कि नशे के बारे में बात की, सफेद और श्याम रत्नार के बारे में बात की, और बाद में इन्हीं से संबंधित जो है क्या बता दिया, क्रियाएं। जियत, इससे जीते हैं, अमृत से जो हलाहल यानी विष से मरते हैं, मद में झुक झुक रहते हैं। ठीक है, और श्वेत श्याम रत्नार रत्नार में क्या करते हैं, हम एक बार जो है देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब किसी के बारे में पहले क्रम से बताया जाए और उन्हीं से संबंधित क्रियाएं दी जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है, यथासंख्य अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्लास हमारी आज की एंड होती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।